हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिव्यू लिया था, पास्ट का थोड़ा प्रीव्यू देखा था। शेप ऑफ हार्ट कैसी होती है हमारी, पाइन या फिर कोनिकल शेप। साइज कैसा होता है हमारा, क्लोज्ड फिस्ट के जैसा, यानी कि एक बंद मुट्ठी के जैसा। और साइज की अगर हम बात करें तो 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर हमारा क्या है साइज। लोकेशन हार्ट की कौन सी होती है, इंफीरियर, मिडल, मीडिया, स्टीनम। चैम्बर होते हैं हमारे 4 और लेयर हार्ट की होती है हमारी 3 में मैंने आपको बताया था एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या फिर तीसरी हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बारे में हमने आगे फर्दर पढ़ा है। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड को रिलीज करती हैं वो सेल्स कौन सी हमारी, मीजोथीलियल सेल्स। साथ में हमारी लोकेशन जो है वो T5 टू T8 हमारे हार्ट की लोकेशन होती है। फिर आगे हम बात करें तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनेट, दो कंडीशन होती है जो हमारी पेरिकार्डियल फ्लूइड से रिलेट करती हैं। इफ्यूजन में 500 से 100 ml हमारा फ्लूइड होता है और कार्डियक टेम्पोनेट में मोर देन 100 ml जो है वो फ्लूइड हमारा जाता है। अब ये जो 100 ml फ्लूइड गया है इसमें मैक्सिमम प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से हमें फील क्या होता है, रेस्टलेसनेस और साथ में टैकीकार्डिया। पहले रेस्टलेसनेस, फिर हार्ट अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा और हार्ट ये चीज़ सोचेगा कि क्यों ना मैं इंसान को बचा लूँ। तो बचाने के लिए हार्ट ने क्या कर दिया, टैकीकार्डिया, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी में टैकीकार्डिया देखने को मिला। अब ये जो टैकीकार्डिया है इसके बाद हमारा हार्ट के पास जो है रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। रिलैक्स करने का टाइम नहीं है तो हमारी ऊपर की जो वेन है जो हमारे सिर से और गर्दन के साइड से जो खून को लेके आती है वापस हार्ट के पास, वो वेन क्या होगी, डिस्टेंडेड। और उस वेन के डिस्टेंडेड होने के बाद हाथ और पैरों में क्या फील होगा आपको, हाइपोटेंशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपको फील होगा हाइपोटेंशन। और इस वजह से जब हार्ट की साउंड आप सुनोगे तो हार्ट में आपको मफल साउंड सुनाई देगी, यानी कि बिल्कुल स्लो साउंड आपको सुनाई देगी। इसको हम क्या बोलेंगे, बैकस्ट्राइड। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है कि जो बैकस्ट्राइड है वो किस में देखने को मिलता है, क्या बोलोगे आप, कार्डियक टेम्पोनेट। ट्रीटमेंट में आप पेरिकार्डियल सेंटेसिस करा सकते हो, आप सोडियम जो है NaCl वो दे सकते हो ताकि सोडियम जो है पानी को अट्रैक्ट करे और अट्रैक्ट करने के बाद बॉडी में जो हाइपोटेंशन की कंडीशन है वो हमारी थोड़ी सी ट्रीट हो सके। इसके बाद हमने 2 हार्मोन पढ़े हैं कि जब भी बॉडी में हमारी टैकीकार्डिया आएगा तो हमारे 2 हार्मोन रिलीज होंगे। 2 हार्मोन का नाम है ANP और BNP। दोनों के दोनों हार्ट से रिलीज होते हैं, ANP और BNP, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक और ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। जब भी वेंट्रिकल में प्रेशर फील होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस कंडीशन बॉडी डिटेक्ट दैट आवर BP इज इंक्रीज। जब बॉडी को ये लगेगा कि BP इंक्रीज हो रहा है तो BP को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए बॉडी ने क्या किया, किडनी से सोडियम को एक्सक्रीट करा दिया। और अभी अभी पिछली स्लाइड में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि सोडियम किसको प्यार करता है, पानी को। जब सोडियम बाहर जाएगा तो साथ में किसको लेके जाएगा, पानी को। तो पानी हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया और BP हमारा हो गया नॉर्मल। सोडियम एक्सक्रीट इनटू यूरिन विद वाटर। एक्ट ऑन रीनल सिस्टम, एक्ट ऑन रीनल सिस्टम। सेम हमारा BNP जो है वो एट्रिया से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम एट्रिया। और एट्रिया से रिलीज होके ये भी हमारा एक्ट किस पे करता है, किडनी पे ही, एक्ट ऑन किडनी। और सेम इसका काम है सोडियम को एक्सक्रीट कराना, सोडियम को एक्सक्रीट कराना। तो अभी ये तो हमने पढ़ा कि अगर BP बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर BP घट जाए तो भी बॉडी कुछ करती होगी। घटने की कंडीशन में क्या करती है बॉडी, आप तो कर लेते हो, नमक वाला पानी डिजोल्व करके पी लेते हो, चक्कर आने लगते हैं। लेकिन बॉडी क्या मैकेनिज्म परफॉर्म करेगी, बॉडी बचाने के लिए क्या करती है कोई ऐसा सिस्टम कि बॉडी बचा ले, हमें बचाती है बॉडी, रास सिस्टम आपने सुना होगा, रास सिस्टम। तो इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया रहता है,
एक चीज का ध्यान रखना कि जो HSSC का पेपर है उसमें आपसे बीमारियां कम पूछी जाएंगी, एनाटमी ज़्यादा पूछी जाती है HSSC में। एनाटमी होगी आपकी, फार्मा कम आएगी, MSN कम आएगी, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल धमाकेदार आएंगी, ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। तो इन केस ऑफ हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर लो, बॉडी एक्टिवेट क्या करेगी, रास सिस्टम को। रास की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है HSSC के पेपर में। बुक कौन सी प्रेफर करते हो पढ़ने के लिए, कौन सी बुक के MCQ सोल्व करते हो? प्रीति अग्रवाल या PR यादव? सारे प्रीति अग्रवाल ले रखी है। तो MCQ कितने सोल्व कर लेते हो एक दिन में? करते रहना उनको साथ साथ, जैसे जो टॉपिक होता है उसी के साथ साथ उनके MCQ सोल्व। ऐप में आ जाता है फिर तो ठीक है। आपकी ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो MCQ कराएंगे, थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ लोगे, थ्योरी से कभी आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। थ्योरी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है MCQ सेशन। तो बॉडी ने रास सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब रास, रेनिन, रेनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम किडनी, रिलीज्ड फ्रॉम किडनी। याद रख लोगे पहला पॉइंट, रेनिन को कौन रिलीज करेगा? किडनी। किडनी ने जब रेनिन को एक्टिवेट कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये रेनिन गया हमारे लंग्स के पास। रेनिन acts on lungs and activate the angiotensin. देखो यहीं से लिंकेज है, रेनिन फिर एंजियोटेंसिन फिर एल्डोस्टेरोन, तो लिंक कर रहा है नाम से ही। किडनी ने रेनिन को भेजा, रेनिन ने लंग्स से रिलीज करा दिया एंजियोटेंसिन को, लेकिन कौन सा एंजियोटेंसिन? एंजियोटेंसिन 1। और एंजियोटेंसिन 1 हमारे काम का नहीं होता, हमारे काम का कौन सा है? एंजियोटेंसिन 2। कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। और किसकी प्रेजेंस में किया? ACE। ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, तो इसका नाम क्या है? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसने क्या किया? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने 1 को कन्वर्ट कर दिया 2 में। एक्ट ऑन किडनी फॉर सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। पहला काम इसने क्या किया? किडनी से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करा दी ताकि सोडियम वापस बॉडी में आ जाए। और यहीं से इसने दूसरा काम किया, रिलीजिंग ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन कहां से आता है? एड्रीनल ग्लैंड से। जितने भी ये स्टीरॉइड जिसके पीछे लगा है ना, कोर्टिकोस्टेरोन, मिनरलोकोर्टिकोइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड, जहां भी लगा दिख जाए वो सब के सब एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये हमारा आ गया एड्रीनल ग्लैंड से,
और इसने भी क्या करा दिया, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन करा के वाटर ऑल्सो रीएब्जॉर्ब। तो जब बीपी लो होता है तो समझ आ गया कि सोडियम का पानी क्यों पीते हैं, नमक डिजोल्व करके क्यों पीते हैं, क्योंकि नमक क्या करता है, पानी को अट्रैक्ट करता है, यूरिन आउटफ्लो कम हो जाएगा, वाटर रीएब्जॉर्ब एंड यूरिन डिक्रीजेस, पानी हमारा किडनी वापस सोख लेगी, यूरिन को कम बनाएगी बीपी लो की कंडीशन में। ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी अपने आप परफॉर्म कर लेती है, किसी की जरूरत नहीं होती। जब आपको लो फील होगा, थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि स्टेबल हो गया। जब आपसे स्टेबल नहीं हुआ जाता तब आपको जरूरत किसकी होती है, नमक के पानी की या फिर दवाइयों की। एंजियोटेंसिन 1 जो है, 1 ये 2 जो है, अब ये 2 नहीं होगा तो किडनी पे एक्ट नहीं कर पाएगा, तो 1 को ही 2 में कन्वर्ट कराना होता है, 2 रिलीज नहीं होता, रिलीज 1 होता है, 1 को कन्वर्ट कराना होता है 2 में, और तब जाके हमारी किडनी पे काम करता है ये हमारा हार्मोन एंजियोटेंसिन 1, 2 दोनों ही। और ये हार्मोन कब रिलीज होंगे, जब रेनिन एक्टिवेट होगा। तो जब भी पूछें कि बीपी लो की कंडीशन में कौन सा ऑर्गन काम करता है, सबसे पहले किडनी, क्योंकि किडनी ने रेनिन को एक्टिवेट किया है। हो गया इतना? तो यहाँ पे हम पेरिकार्डियम लेयर को खत्म कर रहे हैं, अब आगे आगे मायोकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर। ये जो मायोकार्डियम लेयर है ये हमारी मिडल लेयर है। सबसे पहली बात तो क्या है, मिडल लेयर ऑफ हार्ट। made up of two types of cell। इस लेयर में हमारी 2 तरीके की सेल होती हैं, एक वो सेल जो मायोकार्डियम लेयर को ही बनाती हैं और दूसरी स्पेशल सेल। तो 2 टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप में स्पेशल सेल और एक हमारी मायोसाइट्स। मतलब पता है, साइट्स का मतलब सेल, मायो का मतलब मायो, तो मस्कुलर सेल्स मायोसाइट्स ये हमारी हैं मायोकार्डियम लेयर की सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं, जो स्पेशल सेल है हमारी, इनका क्या काम होता है, इनमें 2 टाइप की सेल आती हैं, एसे नोडल सेल्स और एवी नोडल सेल्स। जो हमारा ऐसे नोड होता है उसमें भी सेल का ही बना होता है, वो भी सेल हैं, और ये सारी की सारी सेल जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं। अगर ये ऐसे नोड की सेल है और ये हमारी मायोसाइट्स हैं, तो ये आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं गैप जंक्शन से, इस तरीके से ये जुड़ी हुई हैं। तो मान के चलो ये क्या हमारा ऐसे नोडल सेल और ये वाले हमारे मायोसाइट्स। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी हमारा कार्डियक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, यानी कंडक्शन शुरू होता है, ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिक इंपल्स भेज दी, भेजने के बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है हमारा हार्ट, और हार्ट किससे बना है, मायोसाइट से। तो दोनों सेल आपस में कोरिलेट करती हैं कि वहाँ से इंपल्स आई तो इंपल्स इनको भी कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। तो ये बीच में जो हमारा गैप जंक्शन होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इनका जो है कनेक्शन, कि दोनों सेल आपस में कनेक्टेड होती हैं। फिर आगे अगर बात करें मायोकार्डियम लेयर की, इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation of heart, contraction and relaxation of heart। यहीं से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, बताओ कि आपकी जो मसल है, मसल की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है,
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल? एक नाम आपने सुना होगा, सार्कोमियर। सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। साइड में लिख लेना इसको, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। मान लो ये एक मसल है हमारे पास, ऐसी होती है हमारी मसल कुछ देखने में। इसमें ये बैंड होते हैं, बैंड का नाम होता है, ये प्रोटीन के बैंड बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक तो है हमारे पास क्या, एक्टिन, और दूसरा है मायोसिन। तो जितनी भी मसल्स होती हैं उनके सार्कोमियर में एक्टिन और मायोसिन, ये क्वेश्चन भी HSSC में पूछा गया है कि मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 2-3 तरीके से पूछा जाता है। तरीके सुन लो। पहला तो यही कि मसल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको प्रोटीन दे देंगे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के, कुछ मसल्स वाले। आपने सुना होगा एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, और एक कौन सा, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। कई बार क्वेश्चन ये देते हैं, बताओ इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन का एक हिस्सा नहीं है। उनमें मायोसिन सबसे ज़्यादा दिया मिलता है। तो मायोसिन किसका पार्ट है, हमारी मसल का, ना कि प्लाज्मा का। तो ये मायोसिन और एक्टिन, और जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये बैंड आपस में ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे, इंटरलैक्ट करेंगे, और जब रिलैक्स करेगी तो ये बैंड वापस से खुल जाएंगे। तो इस तरीके से ये चलते रहते हैं मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। तो ये थोड़ा सा मस्कुलर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, एक प्रोटीन के ऊपर, दूसरा सार्कोमियर के ऊपर। तो मायोकार्डियम लेयर का फंक्शन पता चल गया, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। फिर हमारी आती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम हमारी सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की वो लेयर जो सबसे अंदर है, और इसका काम होता है स्मूथनेस प्रोवाइड करना ब्लड के लिए। प्रोवाइड स्मूथनेस फॉर ब्लड एंड प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। ब्लड और लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करती है और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हार्ट को ब्लड कहाँ से मिलता है? हार्ट के अंदर ब्लड भरा हुआ होता है, तो हार्ट को भी तो ब्लड मिल सकता है ना इजीली वहाँ से। अब कॉमन सी बात है, ग्लास में पानी है तो ग्लास की लेयर को पानी से जो है वो हाइड्रेशन मिल सकता है। पीता है कभी ग्लास पानी? वैसा ही काम है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका स्टार मार्क करके आपको लिखना है वो है, इट इज ए लैमिनेटिंग लेयर। इट इज ए लैमिनेटिंग लेयर मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल का मतलब होता है इस तरीके से हमारी फ्लैट सेल की लेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो समझने के लिए लोकल लैंग्वेज में, जैसे टाइल्स ऑफ फ्लोर। एक तो कच्ची मिट्टी का फर्श हो, पानी डालोगे आपको पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्श अपने अंदर सोख लेगा। एक आपने टाइल्स लगा दी बिल्कुल
स्मूथ सरफेस वाली चिकनी सी टाइल्स। चिकनी टाइल लगाने के बाद आपका पानी गिर गया तो आपको क्या ऐसा लगेगा कि पानी टाइल्स के अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा। आप या तो वाइपर से उसको साफ करोगे या फिर पोछा लगाओगे, यही होता है ना। वही मैकेनिज्म यहाँ पे है कि ये लैमिनेटिंग लेयर है, ये खून को हार्ट में नहीं जाने देगी, सिर्फ और सिर्फ उसको जो वाल्व है वाल्व के थ्रू ही जाएगा, हार्ट को इसका कोई फायदा नहीं है। समझ गए इस चीज को? तो ये क्या है हमारी एक लैमिनेटिंग लेयर। तो ये हमारी तीनों लेयर है, तीनों लेयर के फंक्शन हैं। इन तीनों लेयर के फंक्शन के बाद हमारा जो आता है वो आता है हार्ट के 4 चैम्बर। 4 चैम्बर के बारे में आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। वहां से क्या निकलेगी? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अभी एक डायग्राम बनाएंगे हार्ट का अच्छा सा। इतना लिख लिया? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? कार्डियो थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन समझ के अगर करोगे तो बोरिंग बिल्कुल नहीं होता है। कोरिलेट करता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। अभी जैसे ही लेयर के अंदर गए तो अगर थोड़ा सा और डीप पढ़ोगे, आप लेयर को ऐसे छील दो, मतलब हार्ट की लेयर को पकड़ा और ऐसे उखाड़ दिया। जब आप किसी चीज़ को उखाड़ोगे तो कॉमन सी बात एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना। जैसे कि फ़ोन है, ठीक है, मैंने इस कवर को उतार दिया, इसके 2 सरफेस बन जाएंगे आराम से। कवर उतारते ही क्या बन गए? 2 सरफेस। जैसे मानो ये वाले, एक सरफेस ये हो गया जो बाहर से कवर उतर गया, और दूसरा हमारा ये वाला हो गया। एक रह गया ये वाला। कितने सरफेस बन गए टोटल? 3। 2 सरफेस में से 3 बन गए। जैसे ही ये कवर हटाया, एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सेम हार्ट को जब आप छीलोगे, हार्ट की लेयर को ऐसे उखाड़ दोगे, तो हार्ट अंदर से खाली होता है। ये जो हार्ट अंदर का आपने एक चैम्बर उठा लिया, और इस चैम्बर को जब आपने छील के देखा, यहाँ पे आपकी 2 अपीयरेंस आएंगी, 2 सरफेस, एक रफ दूसरा स्मूथ। तो बात किसकी कर रहे हैं हम? एक बार सरफेसेज ऑफ हार्ट, सरफेस ऑफ हार्ट। बाहर वाला सरफेस होता है, एक आउटर होता है, एक इनर। बाहर वाले सरफेस को हम बोलेंगे रफ सरफेस, और इनर वाले को बोलेंगे स्मूथ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है सरफेस ऑफ हार्ट से। ये जो बाहर का जो सरफेस है, इसमें आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा ऐसा। तो आउटर सरफेस कैसा दिखाई देगा? ऐसा। इसमें आपको देखने को मिलेंगे ऐसे कंघे के जैसी अपीयरेंस, जैसे कंघा हो ये, ठीक है, कॉम्ब लाइक अपीयरेंस। comb like appearance is seen. Known as pectinal muscles. पूछें कि पैक्टिनल मसल्स कहाँ पाई जाती हैं तो क्या बोलोगे? हार्ट के रफ सरफेस में। तो ये पैक्टिनल मसल जो है ये हमारा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। दूसरी चीज, जब मैंने आपको बताया ना कि कवर हटाने के बाद भी अंदर एक सरफेस बच गया, तो मान लो वो जो अंदर सरफेस बच गया है वो हमारा ये सरफेस है जहां से हमने इसको अलग किया है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ धरती की सबसे ऊपरी सतह कौन सी होती है, यानी कि अपर मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द अर्थ। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? परत या फिर सतह। क्रेस्ट से याद रखना कि जब हार्ट को छीलोगे तो क्या बन जाती है? एक सतह बन जाती है, एक परत बन जाती है। इसका नाम ही क्या रखा गया है? क्रिस्टे। क्रस्ट से याद रखोगे क्रिस्टे टेंडनई। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे टेंडनई। और इस क्रिस्टे टेंडने के बाद हमारा शुरू हो गया स्मूथ सरफेस, ये वाला। और ये जो स्मूथ सरफेस है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस स्मूथ सरफेस में एक पिट आपको दिखाई देता है गड्ढे के जैसा। इस स्मूथ सरफेस में एक पिट होता है, पिट लाइक अपीयरेंस इज प्रेजेंट, which is known as
फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस यानी जब हम इस हार्ट के एक चैम्बर को ऐसे उखाड़ देते हैं, अंदर हमें एट्रिया के बीच में क्या दिखाई देगा? एक गड्ढा। फोसा ओवेलिस कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन बोथ एट्रिया, बिटवीन बोथ एट्रिया। लास्ट HSSC के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिटवीन द बोथ एट्रिया। और थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ये जो फोसा ओवेलिस होता है ये है क्या चीज़? तो क्या कहीं सुना है नाम? ये फिटल सर्कुलेशन में सुना हो? क्या सुना है फिटल सर्कुलेशन में? फोरामेन ओवेल। क्या नाम होता है? फोरामेन ओवेल। ये उसी का रेमिनेंट है। जब फिटल हार्ट क्लोज हो जाता है तो हम उसका नाम बदल के क्या रखते हैं? फोसा ओवेलिस। तो इट इज ए रेमिनेंट ऑफ, it is a remnant of foramen ovale। यानी कि बच्चे के दिल में जब तक वो माँ के वोम्ब में होता है क्या होता है? फोरामेन ओवेल। बाहर आने के बाद जब वो ओवेल क्लोज हो जाता है तो भी वो गड्ढा हमारे एडल्ट हार्ट में हमेशा के लिए रहता है। एक गड्ढा जैसी अपीयरेंस वहाँ पे देखने को मिलती है जिसका नाम क्या रखा जाता है? फोसा ओवेलिस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है फोसा ओवेलिस कहाँ देखने को मिलेगा? तो स्मूथ सरफेस ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। चल रही है अभी, हो गया इतना। फिर हमारी आती है वाल्व ऑफ हार्ट। ठीक है, पहले चैम्बर्स ही लिख लो, चैम्बर्स। तो कॉमन सी बात है, चैम्बर कितने? 4। हार्ट में से क्वेश्चन लगभग 3 से 4 आते हैं हर एक पेपर में। वो अलग बात है कि रेलवे में नहीं आए थे, रेलवे में नहीं था, MSN का हिस्सा ही बहुत कम था रेलवे में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में अगर हम बात करें, सबसे पहला राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का काम क्या है? कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम whole body, from whole body via superior and inferior vena cava, superior and inferior vena cava। यानी कि हमारे राइट चैम्बर में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और कहाँ से आएगा? पूरी बॉडी से। और लेके कौन आएगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब सुपर, सुपर का मतलब ऊपर, यानी हार्ट के ऊपर के साइड का हिस्सा जो है। हार्ट से ऊपर क्या क्या चीजें हैं? हेलो, अकेडमी, ठीक है, ठीक है। सुपीरियर कहाँ से ब्लड लेके आती है वापस? नेक से। और हाथों से आता है? हाथ ही आगे शोल्डर में, यहाँ से। हैंड, नेक और ब्रेन,
ठीक है। हेड, नेक और हैंड, ये तीन चीज याद रखोगे। यहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता क्या? तो ये ध्यान रखना, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से लेके आएगी? हैंड, नेक और हेड से। और बाकी बच गई वोल बॉडी, यानी ये लिख सकते हैं एक्सेप्ट नेक, हेड और हैंड। ये हमारी ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगी। तो ये है हमारा राइट एट्रियम का फंक्शन। अब इस राइट एट्रियम से दूसरा हमारा क्या आ जाता है? राइट वेंट्रिकल। और ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसमें क्या होगा हमारा? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम बाय द ओपनिंग ऑफ, कौन सी वाल्व होती है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड, बाय द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद हमारा राइट वेंट्रिकल के बाद क्या आ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल के बाद अगर हम तीसरे चैम्बर की बात करें, वो आ जाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पे हमें लिखना है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल pulmonary artery carry blood to lungs, blood to lungs। और यहाँ से
in lungs gaseous exchange occur, gaseous exchange occur, then pure blood comes into left atrium by pulmonary vein, यहाँ से हमारा प्योर ब्लड आता है और पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आएगी? इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा? जब पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के पास और प्योर फॉर्म का जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन वापस लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारा आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और ऑक्सीजनेटेड? नहीं, डीऑक्सी नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड। यहाँ देखो प्योर ब्लड कम्स इनटू लेफ्ट एट्रियम, ये लाइन स्पेसिफिक की गई है। वो तो आया है ना, वो रास्ता बताया कि कहाँ से आया है वो प्योर होके कहाँ से आया? लंग्स से। फिर नंबर 4 पे हमारा आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो हमने क्या लिखा? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये जो हमारा चैम्बर था, ये जो चैम्बर था राइट वेंट्रिकल, यहां से हमारी इस तरीके से निकली पल्मोनरी आर्टरी, यूं क्या निकली है? ये पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे ब्लड कौन सा था? इम्प्योर। यहाँ पे भी आया था इम्प्योर, तो इस आर्टरी में भी ब्लड कैसा है? इम्प्योर। ये आर्टरी निकली और ये आर्टरी फर्दर कहाँ पे चली गई? लंग्स के पास। तो यही चीज हमने लिखी है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को कहाँ लेके गई? लंग्स के पास। लंग्स के पास जाके यहाँ पे क्या हुआ? गैसेज का एक्सचेंज। लंग्स के पास गई, एल्वोलाई के पास जाके ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दी। जब गैस का एक्सचेंज हो गया तो ब्लड कैसा हो गया हमारा? प्योर। ऊपर तक क्या था? इम्प्योर। जब ये ब्लड प्योर हो गया, प्योर होने के बाद ये कहाँ आया है? लेफ्ट एट्रियम में। और किसके थ्रू आया है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड पहुंच गया। अब लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ब्लड रिसीव फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, अभी करेंगे इनके बारे में बातें। ब्लड रिसीव, हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे अभी। ब्लड रिसीव फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम बाय बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसको हम बोलेंगे मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। तो लेफ्ट एट्रियम से आ गया ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखना डायग्राम पढ़ेंगे हम हार्ट का। नींद आती हो तो पानी पियाना, हार्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से करना है ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। आगे जितनी चीज़ें चलेंगी वो सारी डायग्राम बेस्ड चलेंगी फिर हमारी हार्ट के ऊपर ही। ये हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से इधर से पॉइंटेड होता है, ठीक है। ऐसी पाइन शेप दिखाई थी ना, ऐसी ही थी वो पाइन शेप हमारी। तो ऐसा हमारा कुछ हार्ट की अपीयरेंस होती है। अब यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी आपको एक ये भी पूछी जाती है, एक टर्म कि हार्ट ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, वर्टिकली प्रेजेंट होता है या ओब्लिकली प्रेजेंट होता है। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? ट्रांसवर्स। ये होता है वर्टेक्स और ये होता है ओब्लिक, ये भी और ये भी। हो गया ना यहाँ से क्लियर? हार्ट कैसे प्रेजेंट है? ओब्लिकली, ऐसे प्रेजेंट है हार्ट। तो हार्ट इज ओब्लिकली प्रेजेंट इन कैविटी।
यहाँ पे हमारी वाल्व है। ऐसा कुछ हमारा हार्ट दिखाई देता हमें। इनकी अगर बात करें तो ये क्या हो गया हमारे पास, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ये वाला क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी चीजें होगी। 4 चैम्बर तो हमने पढ़ लिए, लिख लिए इनके बारे में। फिर हमारी 2 वाल्व प्रेजेंट है। वाल्व का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और इसका नाम है बाइकस्पिड, और दूसरा नाम इसी का मिट्रल। अब हमने सबसे पहले स्टेप में जब राइट एट्रियम पढ़ा है तो हमने एक चीज़ वहाँ पे पढ़ी है कि ये जो राइट एट्रियम है इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड को लेके आती है, यही पढ़ा है। तो सुपीरियर वेना कावा कहाँ से आई है, ऊपर के हिस्से से। ये आ गई हमारी सुपीरियर वेना कावा, इधर से हमारी आ गई इन्फीरियर वेना कावा। दिखाई हमेशा हार्ट को देखोगे दिखाई यहाँ पे देगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से आके ये ओपन होती है ऊपर, यानी कि हार्ट के बैक साइड से एंटर करती है और ओपन ये यहां पे होती है। दोनों ने ब्लड लेके आई और कहां छोड़ दिया, राइट एट्रियम के पास। ब्लड कहां से आया है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर। तो नाम क्या हो गए इनके, सुपीरियर वेना कावा, और इसका हो गया इन्फीरियर वेना कावा। और पहले स्टेप में हमने यही पढ़ा राइट एट्रियम के बारे में। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड। जब राइट एट्रियम लिखा है हमने तो वहां पे यही लिखा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज वाया सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा इनटू द राइट एट्रियम। अब हमारा ब्लड यहाँ पे पहुंच चुका है, इस हिस्से में। यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये वाल्व ओपन हुई। जैसे ही ब्लड आया, ब्लड ने प्रेशर डाला, वाल्व ओपन होगी। ओपन होगी तो ब्लड आराम से नीचे आ गया। नीचे ब्लड आने के बाद जब यहाँ पे भर गया ब्लड, और यहाँ पे भरने के बाद जब वेंट्रिकल स्ट्रेच हुए, स्ट्रेच होने के बाद वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट हुआ। प्रेशर जनरेट हुआ, ऊपर से ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेज दी, तो ब्लड ऐसे पंप कर दिया। पंप करते ही क्या हुआ, देखो अंदर की तरफ से। डॉटेड इसलिए लगा रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि अंदर की तरफ से ये चीजें गई हैं। आपकी इस तरीके से आर्टरी निकल गई, अंदर से ऐसे घूम के 2 ब्रांचेज में आर्टरी निकली, और ब्लड कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो एरो कहाँ लगेगी आपकी, इस तरीके से बाहर की तरफ, यानी यहां से ब्लड हमारा निकला है बाहर। और इन आर्टरी का नाम क्या रखा गया, पल्मोनरी आर्टरी। राइट साइड है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। और ये वाली हमारी क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, LPA। अब यहां से जो हमने पिछला डायग्राम देखा था, यहां से जो अभी अभी हमने बनाया था, ये पल्मोनरी आर्टरी देखो यहां से निकली थी ऐसे, और ये निकल के कहाँ चली गई, लंग्स में। और जब ये लंग्स से वापस आती हैं, यानी कि ये लगा लो, मान के चलो लंग्स के 2-2 पैर हैं, ठीक है, यानी आर्टरी गई थी 1 और निकल के वेन कितनी आई हैं, 2 पेयर में। 2 वेन इधर से आ गई
और 2 वेन उधर से आ गई। दो इधर से, 2 इधर से। वेन कितनी होगी टोटल? 4 और पेयर में 2। तो अब अगर हम अगले डायग्राम में देखें तो हार्ट में हमेशा आपको क्या दिखाई देता है? 2 एंट्री यहाँ से और 2 एंट्री यहाँ से। मीन्स टू से कि ये जो हमारी वेन आई है ये डॉटेड स्ट्रक्चर में ओपन कहाँ होती है? इधर। चारों की चारों ओपन कहाँ पे हुई है? हमारी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। चाहे वो राइट साइड से आई हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से आई हैं, लेकिन एंटर कहाँ की है? सारे के सारे लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स से आई है ये, घूम के ऐसे लंग्स से। ब्लड अंदर लेके आई है तो एरो कैसा लग गया? अंदर की तरफ। एरो लग गया हमारा अंदर की तरफ। अब ब्लड पहुंच किसके पास गया? लेफ्ट एट्रियम के पास। जब भी हमारी ये वाली वाल्व ओपन होगी तो ब्लड हमारा आ गया नीचे, और नीचे जब ब्लड आ गया यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन का। सारे ब्लड को कहाँ भेजना? सिस्टम के पास। सिस्टम लाइक एज नर्वस सिस्टम, सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव हो गया, रीनल हो गया, सबके पास ब्लड कहाँ से जाएगा? यहाँ से, इस एरिया से। और यहाँ से अराइज क्या होता है? हमारा आयोर्टा। यहाँ से हमारा निकल के क्या गया है? इस तरीके से आयोर्टा। और ये आयोर्टा पीछे घूम के ऐसे नीचे ब्रांच निकल जाती है इस आयोर्टा की। जैसे ये वेन आती है इसमें लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजन ब्लड लेके इसका क्या नाम है? जो वेन आती है इसका है पल्मोनरी वेन। ये वाली जो वेन है इसका नाम है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। लंग्स से ही नाम है इनका। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? लंग्स। लंग्स से आई है तो नाम क्या रख दिया? पल्मोनरी वेन। और ये वाली राइट पल्मोनरी वेन। तो अब जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये जो ब्लड था, जो प्योर ब्लड था, ये कहाँ चला गया? आयोर्टा में। ऊपर 3 ब्रांचेस निकल गई, तीनों के एरो। ब्लड कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। तो एरो कैसे लगाओगे? ये वाले। और इसमें भी एरो नीचे की तरफ, यानी ब्लड बाहर निकल के आया है। आपको ध्यान सबसे ज़्यादा इस चीज़ का रखना है, कहाँ से ब्लड अंदर गया है, कहाँ से ब्लड बाहर निकला है। अगर हम दोबारा इसी चीज़ को देखें, अंदर आया ब्लड, अंदर आने के बाद नीचे आया है, फिर बाहर की तरफ निकला है। एक बार इस डायग्राम को इमेजिन करके देखो, कोई चीज़ ना समझ आए तो उसको पूछ लो। हमने सिर्फ सर्कुलेशन ये देखी है कि हार्ट से कौन कौन से एरिया निकलते हैं। ये हमारा आयोर्टा हो गया, इसको हम लिख सकते हैं आयोर्टा। आर्यन तो इतना डायग्राम क्लियर हुआ। इस डायग्राम के बाद हमारे पास आती हैं वाल्व। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड करनी है आपको। वो 2 चीज़ें ये हैं, एक तो यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। जो पल्मोनरी आर्टरी हमने निकाल लिया ना ऐसे, यहाँ पे 2 वाल्व और प्रेजेंट होती हैं। 2 वाल्व और। वाल्व का नाम है, ये वाली वाल्व जो पल्मोनरी से निकली है, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। और जो आयोर्टा से निकली है इसका नाम है आयोर्टिक वाल्व। जैसा नाम, जैसा एरिया वैसा ही नाम है, पल्मोनरी वाल्व और आयोर्टिक वाल्व। तो चैम्बर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या आता है? वाल्व ऑफ द हार्ट। हार्ट की वाल्व कौन कौन सी होती हैं? आयोर्टा के अंदर वाल्व होती है। अभी पढ़ेंगे इन वाल्व का फंक्शन क्या है। अभी अगला टॉपिक वाल्व का ही है हमारा।
हो गया इतना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वाल्व ऑफ द हार्ट। वाल्व ऑफ हार्ट, दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली चीज डेफिनेशन में आप यही लिखोगे, वाल्व का काम होता है बैक फ्लो को रोकना, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो का मतलब ब्लड जहां से आया वहां पे वापस ना जाए, बस इस चीज को रोकने का काम किसका है? वाल्व का। वाल्व दो तरीके की होती है हमारी, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर और दूसरी सेमी लूनार। नाम से ही पता चल जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये जो था हार्ट, एक वाल्व यहाँ है, एक वाल्व यहाँ है। एट्रिया हो गया, वेंट्रिकल हो गया, एट्रिया हो गया, वेंट्रिकुलर हो गया। नाम क्या रखा गया? एवी वाल्व या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको एवी वाल्व भी बोल देते हैं। तो एवी वाल्व में फर्दर दो वाल्व है हमारी जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। नाम क्या क्या है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का मतलब होता है इस तरीके से तीन कस्प होते हैं, एक कस्प, दो और तीन। कस्प का मतलब ढक्कन से, तीन टाइप के ढक्कन, इसमें हमारे दो ही होते हैं, तो इसलिए बाइकस्पिड नाम रखा गया है। तो हार्ट में जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है उसके ऊपर एक लेयर भी तो होती है, एंडोकार्डियम की होती है, एंडोकार्डियम की लेयर होती है, वो लैमिनेटिंग लेयर ही। तो इसमें देखो ट्राइकस्पिड का फंक्शन क्या है, फंक्शन साथ साथ यहीं पे लिख लो, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये कस्प बताए हैं कि एक ढक्कन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन टाइप के, ऐसे जैसे खीरे की स्लाइस होती है ऐसे तीन ढक्कन इसमें प्रेजेंट होते हैं। बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड राइट एट्रियम में ना जाए, यानी यहाँ से यहाँ ना जाए, इस चीज़ को रोकने का काम है। और बाइकस्पिड में सेम हमारा, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। ये प्रेशर से खुलती है। हाँ, प्रेशर से खुलती हैं ये। अब प्रेशर से कैसे खुलेंगी वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रेशर से खुलती हैं। वो बताओ लेयर वाला उसमें पढ़ेंगे, अभी 1 मिनट रुक जाओ बस। सेमिलुनार, सेमिलुनार कितने टाइप की? दो ही, एक पल्मोनरी हमने अभी अभी पढ़ी है और दूसरी हमारी है अयोर्टिक। लूनार वर्ड किसके लिए यूज होता है? सुना है कभी लूनार मंथ? जो चांद एक परिक्रमा पूरी करता है धरती की, उसको क्या बोलते हैं? लूनार मंथ, जो कि 27 दिन और 4 घंटे के आसपास होते हैं हमारे, तो वो लूनार मंथ होता है। लूनार का मतलब चांद और सेमी का मतलब आधा। इन वाल्व की जो शेप है वो कैसी होती है? आधे चांद के जैसी, सेमी लूनार शेप। तो ऐसी शेप होती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? सेमी लूनार वाल्व। एक पल्मोनरी होती है, दूसरी अयोर्टिक होती है। अब ये जो पल्मोनरी है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, जहां पे ये लोकेटेड है उस आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल में ना आए ब्लड।
पंप करने के बाद ऊपर जाने के बाद वापस ना आए, बंद हो जाती है, अपना बैक फ्लो को रोक देंगी यहाँ पे। और ये हमारी प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम aorta टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार वाल्व चार जगह से ब्लड को रोकती हैं। अगर क्वेश्चन आए कि वाल्व कितने टाइप की होती है तो क्या बोलोगे? 2 टाइप की। अगर क्वेश्चन आए वाल्व टोटल कितनी होती है तो क्या बोलोगे? 4। 2 टाइप की 4 वाल्व। लिख लो तब बता देना। अच्छा, कार्डियो के क्वेश्चन शुरू कर दिए प्रीति अग्रवाल से, क्या नहीं किया अभी? कार्डियो के क्वेश्चन शुरू किए प्रीति अग्रवाल से। आज कर लेना, आज कर लेना जो एनाटॉमिकल पोर्शन है वो हिस्सा। इसके बाद देखो अगर हम एक वेंट्रिकल को उठा के देखें, वाल्व हमारी कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में। अगर वेंट्रिकल को उठा के देखें तो वेंट्रिकल वाली जो मस्कुलर फोल्ड होती है वो वाल्व को बनाते हैं। देखो ये जो वाल्व है इसमें 2 टाइप के हमारे फोल्ड बनते हैं। एक हमारा एंडोकार्डियम लेयर का फोल्ड, ऊपर से हमारी एंडोकार्डियम लेयर इसको फोल्ड करती है, क्योंकि हर एक वेंट्रिकल की या एट्रियम की अंदर वाली लेयर कौन सी है? एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम लेयर का फोल्ड। दूसरा हमारी यहाँ पे काम करती है पेपिलरी मसल्स। सबसे मोटी लेयर जो मायोकार्डियम है वो कहाँ पाई जाती है? वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल की भी अगर बात करें तो कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट। अगर हम इस वेंट्रिकल के इस हिस्से को देखें, यानी वाल्व को हटा दो, सिर्फ ये हिस्सा आपको देखना है। ये हिस्सा आपका कुछ ऐसा बन गया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये टंग लाइक है? जीभ के जैसा आकार है इसका, लग रहा है? तो ये टंग लाइक जो हमारी अपीयरेंस वेंट्रिकल में बन गई, टंग लाइक अपीयरेंस, इनको बोला क्या जाता है? पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स प्लस एंडोकार्डियम दोनों मिलके क्या बनाती हैं? वाल्व की अंदर वाली लेयर। ठीक है, ये पेपिलरी मसल कहाँ पाई जाएगी? क्वेश्चन आता है, नोरसेट में आता है, बट ये पेपिलरी मसल कहाँ पाई जाती है? हमारी वेंट्रिकल्स के अंदर। इस पेपिलरी मसल के साथ अब आपको ओपनिंग ऑफ वाल्व समझना है कि ओपनिंग ऑफ वाल्व कैसे होती है। ये जो वाल्व है ना, इससे ऐसे धागे निकलते हैं।
क्या निकलते हैं? धागे। यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए धागे छोटे हो गए। छोटे होने का मतलब है वाल्व क्लोज है। जब वेंट्रिकल ऐसे रिलैक्स होंगे, फैलेंगे, रिलैक्स का मतलब जब भी फैले हैं तो धागे खींचेंगे तो वाल्व ओपन होगी, और वाल्व ओपन होगी तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा। इन धागों का नाम क्या है? कॉर्डे टेंडिनाई। कॉर्डे टेंडिनाई। पीछे हमने पढ़ा था क्रिस्टे टेंडिनाई, और यहाँ पे क्या है? कॉर्डे टेंडिनाई। यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच विद द पेपेलरी मसल नोन एज कॉर्डे टेंडिनाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ वाल्व। क्लास में हूँ, क्लास में। दृष्टि नाम की एक लड़की आई है। हाँ, दृष्टि मतलब जीएनएम 3rd ईयर पास आउट हो रखा उसका। हाँ तो कर पेपेलरी मसल्स क्लियर हैं। कॉर्डे टेंडिनाई, दोनों ही चीज़ें पूछी जाती है। दोनों वेंट्रिकल में हमारी ऐसी मसल्स, ये एक वेंट्रिकल का हिस्सा है। अगर दोनों की बात करें तो दोनों वेंट्रिकल हमारे जो हैं उनमें ऐसी मसल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, और यहाँ से धागे वाल्व से ऐसे अटैच होते हैं। तो ये हमारी अपीयरेंस है कॉर्डे टेंडिनाई की। कॉर्डे टेंडिनाई डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जो पेपिलरी मसल यानी कि ये एक वेंट्रिकल है, इन ईच वेंट्रिकल a tongue-like appearance of muscles is present, known as papillary muscles. These muscles are attached with the valve, या फिर लिखो AV valve, with the AV valve by thread-like structure known as chordae tendineae. Chordae tendineae. इन धागों के बारे में पूछा जाता है, बताओ वाल्व को ओपन करवाने में कौन हेल्प करता है, तो क्या बोलोगे? ये धागे। तो यहाँ पे लिख सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ वाल्व, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ वाल्व। ये जो हाँ दोनों, ये एवी वाल्व तभी तो लिखा ना, एवी, दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। दोनों वेंट्रिकल में यही मसल्स प्रेजेंट हैं और दोनों वेंट्रिकल में यही हमारे धागे प्रेजेंट हैं। मसल्स का फंक्शन
मसल्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब एट्रिया ऐसे सिकुड़े, ये वेंट्रिकल ऐसे सिकुड़ेगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, छोटा साइज हो गया, छोटा साइज होगा, ये वाल्व बंद होगी। कोई भी चीज़ है, धागे को कठपुतली देखी होगी, ऐसे धागे को खींचते हो तो वो एक्ट करती है, जब आप उसको छोड़ देते हो वो स्टेबल हो जाती है। तो जब ये धागे, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये धागे हमारे छोटे हो गए यानी वाल्व क्लोज, और जब ये धागे वेंट्रिकल ऐसे खींचेंगे ना, ये जुड़े हुए हैं, वेंट्रिकल ने ऐसे स्ट्रेच किया तो धागे खींचेंगे तो वाल्व हमारी ओपन होंगी। अभी हम शुरू कर रहे हैं सर्कुलेशन, आयोर्टा पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयोर्टा, फिर थोड़ा सा ब्रेक और फिर आगे का सर्कुलेशन पढ़ेंगे। आयोर्टा की अपीयरेंस आपने क्या देखी? आयोर्टा की अपीयरेंस है ऐसी, नीचे ट्राइकस्पिड के नीचे वेंट्रिकल्स में होते हैं ना, एट्रियम में नहीं होते, वेंट्रिकल में होते हैं। ये हमारा इस शेप का क्या होता है? अयोर्टा। जब हमने हार्ट पढ़ा है इस तरीके से ऐसे निकल रहा है अयोर्टा, जो कि नीचे ऐसे आ जाता है, तो ये अयोर्टा ऐसे निकल के नीचे आ गया। नीचे आ गया तो एक तो चढ़ता क्रम हो गया, एक उतरता क्रम हो गया, बीच में ऐसे घुमावदार आर्क होगी। इस अयोर्टा को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। अयोर्टा के हिस्से हो गए 3। सबसे पहला असेंडिंग अयोर्टा, असेंडिंग अयोर्टा। जो नीचे की तरफ आ रहा है वो हो गया डिसेंडिंग अयोर्टा। और ये वाली हमारी होगी आर्क ऑफ अयोर्टा, आर्क ऑफ अयोर्टा। आर्क का मतलब ऐसे एक कर्व बना लेना, तो ये कर्व है हमारी अयोर्टा की। डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो हमने आर्क से 3 वेसल निकाल लिए हैं, 3 ऊपर की तरफ एरो। डायग्राम अगर हार्ट का देखोगे हमने क्या निकाले हैं? ऐसे 3 एरो। और ये 3 एरो में से ब्लड हमारा जा रहा है इस तरीके से बाहर की तरफ। जो पहली ब्रांच है, पहली चीज़ तो ये याद रखोगे, पूछ लें अयोर्टा से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है हमारी। बीएससी सबने सुना है, बीएससी आपको याद रखना है, थोड़ा सा चेंज करके, इंटरचेंज करके बीसीएस। बीएससी का क्या बना देना है? बीसीएस। यानी कि पहली ब्रांच का नाम क्या है? बी, दूसरी का सी, तीसरी का एस। बीसीएस। बी का मतलब है जब तक ये इकट्ठी थी यहां तक, तो बी से हमारा बनता है ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। बी से नाम क्या आ गया? ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। यही ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी थोड़ा सा निकलते ही 2 में कन्वर्ट होगी, और 2 में कन्वर्ट होने के बाद एक ऊपर वाली होगी, दूसरी नीचे वाली। ऊपर वाली जो आर्टरी है, सी वाली नहीं, सी पे नहीं पहुंचे अभी, राइट कैरोटिड आर्टरी। हाँ, इसी की 2। देखो यहां से मैंने इनको 2 में बाइफरकेट किया है, 2 में एक को ही डिवाइड किया है। ऊपर वाली जो है वो कौन सी होगी? कैरोटिड आर्टरी। राइट साइड में है तो कौन सी होगी? राइट कैरोटिड आर्टरी। बच गया हमारे पास नीचे वाली, ये है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो बी हमारा पूरा हुआ। बी पे क्या था? राइट, दोनों की दोनों राइट है, राइट कैरोटिड, राइट सबक्लेवियन। कॉमन थी तब तक ब्रैकियोसिफेलिक थी, टूटते ही बन गई वो अलग ब्रांचेस। ये वाला जो सी है इसका मतलब कैरोटिड आर्टरी, लेकिन कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। और एस से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी।
लेफ्ट वाली एक ही होती है, आगे जाके डिवाइड होती है इनकी फर्दर ब्रांचेस, यहां से एक एक ही निकलती हैं। तो BCS 3 आर्टरी निकली, 3 आर्टरी ने B तो 2 में कन्वर्ट होगी, बाकी 2 हमारी सिंगल सिंगल रहेगी और ऊपर जाके बाइफर्केट करती रहती हैं। इनकी फर्दर ब्रांचेज सर्कल ऑफ विलस बना देंगी। फेशियल आर्टरीज बहुत सारी हैं, वो आगे आएंगे हमारी जब सर्कुलेशन एक एक पार्ट की पढ़ेंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप देखोगे सब क्लेवियन, जैसे सुपर का मतलब ऊपर होता है वैसे ही सब का मतलब क्या होता है नीचे, और सब क्लेवियन किसके नीचे, क्लेविकल बोन के नीचे। ये जो बोन है हमारी क्लेविकल बोन, इसके नीचे नीचे से निकलेगी और नीचे क्या आ जाता है हमारा हाथ, यानी कि सप्लाई टू, यहीं पे थोड़ा सा लिख लो, सप्लाई टू लेफ्ट हैंड एंड एक्जिला। एक्जिला को भी सप्लाई करेगी और पूरे हाथ को भी यही सप्लाई करेगी। हाथ को सप्लाई का मतलब ये है, मेन ब्रांच तो ये है। आगे जाके जैसे यहाँ से निकली तो ब्रैकियल आर्टरी बन गई, नीचे गई तो रेडियल आर्टरी बन गई, अल्नर बन गई, और में डिवाइड होके हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज बन गई। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी सप्लाई टू लेफ्ट हेड एंड नेक। कैरोटिड का काम किसको सप्लाई करने का है, हेड को और नेक को। यहां से राइट कैरोटिड, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, और राइट हैंड को। यानी कि ये जो आर्क है इससे हमारी सिर्फ और सिर्फ कौन सी सर्कुलेशन होती है, जो हार्ट के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। 3 चीजें, हेड, नेक, हैंड, जो हमारी आर्क है इससे सिर्फ इसको मिलती है। यहां से भी कोई आर्टरी निकलती है इस हिस्से से, अभी निकाल लेंगे देखना, ठीक है। यहां से हमारी आर्टरी निकलती है, वो आर्टरी जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट को सप्लाई करती है, अंदर ही अंदर हार्ट को देती है, बाहर की तरफ नहीं दिखाई देती, अंदर ही निकल लेती है वो। आपने सुना होगा कोरोनरी आर्टरी, है ना, तो कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, इस हिस्से से, असेंडिंग अयोर्टा से। ये जो हिस्सा है हमारा, ये मानो हमारी वाल्व थी अयोर्टिक, अयोर्टिक वाल्व के जस्ट ऊपर यहां पे ऐसा चश्मा सा बना लो इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि यहां से 2 आर्टरी निकली हैं, 2, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, और दूसरा हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो हमारा फालतू का खून होता है ना, बिल्कुल एक्स्ट्रा फालतू का, जिसका कोई काम नहीं है, वो किसको मिलता है, कोरोनरी आर्टरी को, हार्ट को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और सबसे बचा हुआ खून इसको मिलता है। बचे हुए का मतलब ये है, मान लो कि आप एक बोतल है आपके पास, ये बोतल नीचे रखी है, जैसे ये पानी की भरी है, आपने क्या किया, पानी की भरने के बाद इसको ढक्कन खोल के और इसको बीच से ऐसे प्रेस कर दिया, क्या ये बिल्कुल खाली हो जाएगी, नहीं होगी, यानी कि कुछ तो पानी आपका ऊपर आके वापस नीचे जाएगा ना। तो सेम जब भी आपके वेंट्रिकल ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वाल्व क्लोज होगी, क्लोज होने के बाद भी कुछ पोर्शन हमारा बचा हुआ नीचे जरूर आता है। पानी की टंकी भरते हो, टंकी भरते टाइम क्या करते हैं, जब ऊपर सप्लाई जाती है, जब भी आप पाइप को, मोटर को बंद करते हो तो कुछ पानी उस पाइप से वापस निकल के आता है। वो जो वापस आता है वही ब्लड किस में जाता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे ये जहाँ से निकलती है ना, वहाँ पे एक साइनस सा बना देती हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनस ऑफ वल्सेल्वा। नॉरसेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनस ऑफ वल्सेल्वा, साइनस ऑफ वल्सेल्वा। फ्रॉम हेयर कोरोनरी आर्टरीज अराइजेस, कोरोनरी आर्टरी अराइजेस, यानी यहां से हमारी कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है, दोनों ही, लेफ्ट एंड राइट। जब 2 चीजें एक जगह से ऐसे निकलती है ना,
तो वो जो एरिया है उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, साइनस ऑफ वल्सेल्वा। हाँ, पूरे हार्ट को फंक्शन कराना कोरोनरी आर्टरी का काम है। मैंने बताया था ना कि एंडोकार्डियम से खून नहीं मिलता हार्ट को, लेमिनेशन का काम कर रही है, तो हार्ट की लेयर को भी तो जिंदा रहना है ना, तो हार्ट को खून कहाँ से मिलेगा, इस असेंडिंग अयोर्टा के हिस्से से, और नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी है। तो ऑक्सीजनेटेड ही, अयोर्टा में पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड है। चीजें आती हैं वो चीजें यहाँ से क्लियर होंगी, जब ये आर्टरी क्लियर हो जाएंगी तब आप एमआई अटैक में ये बता सकते हो कौन सी आर्टरी हमारी ब्लॉक हुई है, कौन सी आर्टरी ब्लॉक नहीं हुई है। वो चीजें यहाँ से क्लियर होंगी आपकी। तो यहाँ से आपने सप्लाई देखी कि कहाँ कहाँ पे सप्लाई होती है। सबसे मेन आपको याद रखनी है ऐसे नोडल आर्टरी के बारे में, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ पेस मेकर को सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है। ये ब्रांच है हमारी सिर्फ राइट की, राइट कोरोनरी आर्टरी की। राइट के बाद हमारी आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एवी नोड को पूरा ही करती है ये, एवी नोड ऐसे नोड दोनों को, सेप्टम को हाफ करती है, लगभग 40 to 50%, 40 को प्रायोरिटी देते हैं हम इसमें। इम्पल्स, इम्पल्स ऐसे नोड में 80 जाती हैं वैसे, फिर आगे जाते जाते एवी नोड में 60 रह जाती हैं, बंडल ऑफ फाइबर में 40 और पुरकिंजे में 20 ऐसे जाती हैं वो 20-20 के गैप के साथ। किसका इम्पल्स में मैसेंजर थोड़ी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं वो सारी, तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी ना, हार्ट को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करती है इम्पल्स। पेसमेकर का काम कॉन्ट्रैक्शन का ही तो है। इसके जस्ट बाद का टॉपिक यही आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेज 3 याद रख लोगे, ज़्यादा ना याद रहे किस किस को सप्लाई करते हैं, तो 3 ब्रांचेज के नाम प्लस ऐसे नोडल आर्टरी। इसके बाद हमारी आती है यही आयोर्टा से ही हमारी, ये जो आयोर्टा की ब्रांच थी इसी से हमारी निकलती है फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आती है इसमें हमारी फर्दर इस तरीके की ब्रांचेज हमारी बन जाती हैं, यानी कि एक ब्रांच नीचे निकल गई आपकी, एक यहाँ से छोटी सी मार्जिनल निकलती आर्टरी और एक चली गई है हमारी पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड। इन आर्टरी के जो नाम हैं वो है आपके, सबसे पहली जो ब्रांच निकली है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है LADA। नाम क्या है, LADA, यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी। एंटीरियर नाम से ही पता चल रहा है आगे के हिस्से को सप्लाई कर रही है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का आगे का हिस्सा। लेफ्ट वेंट्रिकल को और लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई वो भी करती है, लेकिन ज़्यादा कौन करती है, ये वाली आर्टरी लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। दूसरी हमारी आती है मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी लेफ्ट। और तीसरी हमारी आती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये जो हमारी लाडा होती है ये एंटीरियर यानी आगे का हिस्सा, डिसेंडिंग नीचे की तरफ, आगे आके और नीचे की तरफ आती है, यानी कि सप्लाई टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड AV सेप्टम। सेप्टम को ज़्यादा ब्लड सप्लाई कौन देती है हमारी, यही लाडा। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके कुछ नाम हैं, मोस्ट कॉमन डेथ कोजिंग आर्टरी और मोस्ट कॉमन MI
occurring artery. यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लो, मोस्ट कॉमन MI अटैक is due to लाडा. मोस्ट कॉमन डेथ कोजिंग आर्टरी. यानी अगर इसमें अटैक आया ना, MI अटैक अगर लाडा आर्टरी का है तो डेथ ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस हैं. कई बार जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक आया और आते ही मर गया, पहले ही अटैम्प्ट में या फिर सेकंड अटैम्प्ट में जो भी है, तो वो लाडा में अगर अटैक आता है तो मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तीसरी, इट इज नोन एज विडो आर्टरी. विडो आर्टरी. विडो आर्टरी का मतलब क्या होता है? विधवा. विडो का मतलब क्या बोलोगे? विधवा. यानी इस आर्टरी में अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दैट्स वाई बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? विधवा. तो दैट मीन्स इट इज़ नोन एज विडो आर्टरी. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें किसके लिए स्पेसिफाई हैं? लाडा के लिए. पूछो. जैसे जो राइट डिसेंडिंग आर्टरी, इसमें ब्लड जो हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है. हाँ, सारी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड है. तो ये राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड रहता है. राइट वेंट्रिकल की वाल को सप्लाई करेगी. जैसे ये हार्ट है ना, इसका रिलेशन सिर्फ इस एरिया को कवर करने से है, इस एरिया को और इस एरिया को. चैम्बर में नहीं जाता ये ब्लड कभी भी. मसल्स जो होती है ना, मसल्स, मायोसाइट्स, हार्ट की जो मसल है, मसल को ब्लड चाहिए होता है, तो उन मसल्स को सप्लाई करती है. चैम्बर में नहीं जाता, सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है. इसका लेफ्ट वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का या लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है. ये कहाँ से निकली है? अयोर्टा से. अयोर्टा से निकल के कहाँ गई है? सेल्स के पास. और सेल्स कौन सी? मायोकार्डियम लेयर की सेल्स के पास. चलो, इसी चीज़ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को याद आ गया. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है या क्लोज है? ओपन या क्लोज? ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और ये एक बार पेपर में आया हुआ है. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का है. क्लोज्ड टाइप का है, इसका मतलब ये है, देखो इस चीज़ को समझना कि क्लोज्ड क्यों बोला गया है. ये बोन है एक, ठीक है, बोन में होता है बोन मैरो. बोन मैरो में बनती है हमारी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, इसके अलावा सीरम भी बना लेते हैं. येलो बोन मैरो भी होता है हमारा, रेड भी होता है. तो यहाँ से मान लो ब्लड आ गया, पाया किस में जाता है ब्लड? हमारी कैपिलरीज में. आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, इन सब में ब्लड पाया जाता है. जब ये वेन हमारी आप देखोगे, इनमें कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होता. जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, ऐसी कोई भी वेन नहीं है जो यूं ओपन हो हार्ट में. ये वेन जाती हैं पास से निकल के, यानी इनमें कोई ओपनिंग नहीं होती. किसी भी वेन में कोई ओपनिंग नहीं होती. ये वेन क्या करती हैं, जब हमारी सेल्स होती हैं, ये जैसे इस तरीके से हमारी सेल्स हैं और यहाँ से हमारी वेसल जा रही है, तो ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. कैसी? सेमी परमिएबल, यानी कि इसी मेम्ब्रेन में ऐसे गैप होते हैं छोटे छोटे, यूं लगा लो थोड़े से. जब इसको चीज़ें लेनी हो या देनी हो किसी भी ऑर्गन को, यहाँ से अंदर आएंगी, यहीं से बाहर जाएंगी. एक मान लो कि ये हमारा हार्ट था, यहाँ पे आके सारा ब्लड निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होता. इनका काम क्या है कि क्लोज सिस्टम में रह के और पोर्स के थ्रू चीज़ों को पास करना. ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इन्हीं पोर में से सोडियम चला गया, पोटेशियम आ गया, वेस्ट को कलेक्ट कर लिया. तो ये सेल के आसपास ऐसे जाती है, यानी दूर दूर से थोड़ा जाती है और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू चीज़ें आती जाती रहती हैं. कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन. तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्लोज सिस्टम. तो ये भी साइड में एक पॉइंट लिख लो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप. Human circulatory system is
दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड। हमारा खून गर्म होता है या ठंडा होता है? गर्म होता है। ठंडा किसका होता है फिर? छिपकली वगैरह होते हैं ना, रेप्टाइल्स, इनमें होता है। हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो अब वापस आ जाओ अपने उसी टॉपिक पे, आर्टरी के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे। लाडा के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट मार्जिनल जो आर्टरी है ये हमारी मार्जिन को, लेफ्ट वेंट्रिकल के मार्जिन को सप्लाई करती है। जो सरकमफ्लेक्स आर्टरी है, बच गया हमारे पास क्या? राइट एट्रियम, ठीक है, वो लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल के कुछ हिस्से को ये सप्लाई करती है, लेफ्ट एट्रियम, और इसके अलावा लेटरल वाल। ये दो स्पेसिफिक चीजें, एक लेटरल वाल, दूसरा हमारा लेफ्ट एट्रियम। लेटरल वाल का मतलब है जो हार्ट है, जैसे एंटीरियर साइड कौन सी? आगे वाली, पोस्टीरियर पीछे वाली, लेटरल साइड वाली। साइड वाली वाल को ये वाली आर्टरी सप्लाई करती है। इन केस कभी भी अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आपको मोस्ट कॉमनली जो एमआई आएगा वो कौन सा आएगा? लेटरल वाल एमआई अटैक। आपकी लेटरल वाल काम नहीं करेगी। तो यहाँ से हम एमआई का टाइप निकालते हैं जब हम ये आर्टरी पढ़ते हैं उस टाइम पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी कौन सी होगी? लाडा। दूसरे नंबर पे लेटरल वाली सरकमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये हमारी आर्टरी, दो आर्टरी निकलती है सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग अयोर्टा से, जिनका काम हार्ट को सरवाइव कराना है। और इन दो आर्टरियों की फर्दर हमारी 3 ब्रांचेज जो घूम फिर के आगे पीछे से पूरे हार्ट को कवर कर लेती हैं। सर्च का ऑप्शन कहाँ था इसमें? यही है। थर्ड देखो ये इमेज दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के बाहर बाहर चक्कर काटती है, इनका चैम्बर से कोई रिलेशन नहीं। ये जो आर्टरी है यहाँ से ये निकली हमारी आर्टरी, देखो ये वाली आर्टरी, अयोर्टा की एक ब्रांच यहाँ से, एक ब्रांच इधर से, यानी दोनों साइड से अयोर्टा में ऐसे इन्होंने होल कर रखा है, ये लगा के चलो। ये वाली आर्टरी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट कोरोनरी नीचे आई, नीचे आने के बाद एक ब्रांच यहाँ निकल गई साइड में, जिसका नाम रखा गया सरकमफ्लेक्स आर्टरी। नीचे आ गई तो नीचे वाली हमारी लाडा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो नीचे पास होगी। और इसके अलावा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, यहाँ से ये पोस्टीरियर देखो, यहाँ से घूम के आप इमेजिन कर रहे हो, यहाँ से दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा ब्लर चीज़ें, यानी कि ये पीछे से घूम के आई है। तो ये जो पीछे से घूम के हार्ट के यहाँ तक का ब्लड है, ये कौन सप्लाई करती है? हमारी राइट वाली आर्टरी। ये राइट जो यहाँ से निकल के आई है, ये यहाँ से ऐसे पीछे घूम जाती है और पूरे हार्ट को कवर करती है, पिछले हिस्से को। इसीलिए इसका नाम क्या था? पोस्टीरियर आर्टरी, ये राइट डिसेंडिंग पोस्टीरियर आर्टरी, ये नाम हमने इसका रखा था। तो ये पीछे से पूरे हार्ट को कवर करके, इसमें हमारी वो नहीं दिखा रखी, ये वाली जो आर्टरी है ये लाडा होती है। लेफ्ट एट्रियम हमारा ये दिखा रखे अलग से चीज़ें। यहाँ से आप देखोगे सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर दिखा नहीं रखी है। राइट मार्जिनल आर्टरी, ये जो राइट मार्जिनल आर्टरी जो हमने 3 ब्रांचेज पढ़ी थी ना राइट की, कौन कौन सी? ऐसे नोडल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, और एक हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो वो वाली आर्टरी तीनों की तीनों हमारी इसकी ब्रांच हैं। और ये ध्यान रखना कि यही ब्रांच घूम के पीछे गई है, ना कि इधर से कोई ब्रांच इधर आई है। तो सबसे ज़्यादा सप्लाई हमारा राइट साइड से होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी से। तो हार्ट की सर्कुलेशन समझ आ गई, कोरोनरी आर्टरी। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर हम आगे हमारे कंडक्टिव सिस्टम, सर्कल ऑफ विलस, वहाँ तक पहुँचेंगे।